गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज है 2 जनवरी 2024 है, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इंटरेस्टिंग भी रहेगा। सो आपको जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो देखिए आज के जो लेक्चर में हम बात करेंगे यहाँ पे 22 जनवरी से रिलेटेड, यहाँ पे जो भी जितने भी टॉप 10 क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे से विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। साथ में मैं आप लोगों से वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन भी पूछती हूँ, तो क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। और इसी के साथ हम लोग जो है स्टैटिक जीके का पोर्शन लेके चल रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली यहाँ पे उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और यहाँ तो देखिए सबसे पहले कर लेते हैं यहाँ पे क्विक रिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हम जो क्विक रिवीजन करने वाले हैं ये हम कर रहे हैं 1 जनवरी का। ठीक है, तो भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण कहाँ हुआ है, तो गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है यहाँ पर अभय हस्तम कार्यक्रम को लॉन्च किया है, तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर अभय हस्तम कार्यक्रम की लॉन्च लॉन्च जो किया गया है। साथ ही हुंडई मोटर्स इंडिया ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो दीपिका पादुकोण को किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार के द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो तेलंगाना के द्वारा जो है प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में नियुक्त किए गए हैं किन्हें, तो इनका नाम है अकाला सुधाकर। साथ ही 12वें नंबर की जो दिव्य मेला कला मेला है, इसका उद्घाटन जो है कहाँ शुरू हुआ है, तो सूरत में किया गया। तो 12वीं याद रखिएगा 12वीं दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है, सूरत में हुआ है। नेक्स्ट है किस देश के द्वारा जो है तलहाई और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया है, तो ईरान के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने जो है स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने के निर्देश दे दिए हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। साथ ही किस राज्य सरकार में मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है तिरुपुरारी शरण। नेक्स्ट है किसे जो है इंडिया ऑयल की अगली निदेशक के रूप में चुना गया है, इनका नाम है रश्मि गोविल। क्या नाम है, रश्मि गोविल, जो कि अभी इंडियन ऑयल की अगली निदेशक जो है इन्हें ही चुना गया है, रश्मि गोयल। आपको नाम याद रखना है। यहाँ हमने किया है क्विक रिवीजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज 2 जनवरी 2024 है। बताइए कि कल का दिन आप लोगों का कैसा बीता, कैसे आप लोगों ने जो है साल का पहले दिन को कैसे एंजॉय किया, क्योंकि कल कल क्या था, साल का पहला दिन था और मंडे भी था, है ना। तो पूरे वीक का भी बोल सकते हैं फर्स्ट डे था और साल का भी पहला ही दिन था। तो बताइएगा जरूर कि आप लोगों ने जो है कल कैसे कैसे अपने दिन को जो है यूज किया है और कैसे उस दिन को पूरा निचोड़ लिया है। ठीक है, तो जरूर बताइएगा मुझे। साथ ही बात कर लेते हैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम यहाँ पे बात करेंगे अभी 16 नंबर के जो वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं इनके बारे में बात करेंगे कि फाइनेंशियल कमीशन क्या होता है, अब तक कितने इसमें बेसिकली जो है अध्यक्ष बन चुके हैं। इन सब चीजों के बारे में ना अच्छे से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट। तो बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभी हाल ही में जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो 16 नंबर का जो फाइनेंशियल कमीशन है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है अरविंद पनघड़िया। जिनकी इमेज देख रहे हैं आप लोग, इन्हीं का नाम है अरविंद पनघड़िया, जिन्हें जो है 16वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथ ही देखिए अब यहाँ हम बात करेंगे उनको डिटेल से। तो अभी बात कर लेते हैं कि न्यूज में क्यों है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे केंद्र सरकार ने जो है अभी 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जिनका नाम है अरविंद पनघड़िया को बनाया गया है। इन्हीं के साथ जो है ऋत्विक ऋत्विक रंजन पांडे जो के जिन्हें जो है 16वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में चुना गया है। तो दोनों नेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष और सचिव। अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं अभी याद कर लीजिए क्लास में, अरविंद पनघड़िया। और जो बेसिकली यहाँ पे जो सचिव बनाए गए हैं तो इनका नाम है ऋत्विक रंजन पांडे। अब बात करते हैं कि वित्त आयोग क्या है और फिर इसके बाद में जानेंगे कि सिंपल से जान लेते हैं कि इसका परिचय क्या है। तो देखिए आप लोगों को पता होगा भारत में जो है भारत का जो संविधान है इसमें वित्त आयोग का बेसिकली आर्टिकल कौन सा है, 280 आर्टिकल में बताया गया है कि यह एक संवैधानिक निकाय है। तो आर्टिकल आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल क्या बताएंगे वित्त आयोग का, आर्टिकल 28 अनुच्छेद 280। इसका जो प्राथमिक कार्य क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करना काम होता है किसका, वित्त आयोग का।
साथ ही वित्त आयोग के गठन की बात करें तो याद रखिएगा वित्त आयोग का गठन जो है 29 नवंबर 2023 को बेसिकली किया गया है, जिसमें अध्यक्ष व सदस्यों का नाम जो है बता दिए गए हैं। मैंने बताया आपको कि अभी जो है अध्यक्ष कौन बने हैं, अरविंद पनघड़िया बने हैं, और सचिव कौन बने हैं, ऋत्विक जी बने हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। इसी के साथ वित्त आयोग को जो है अपनी रिपोर्ट जो है 31 अक्टूबर 2025 तक देनी होगी, जो कि 16वें वित्त आयोग को जो है 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी यानी 5 वर्ष की अवधि तक में यहाँ पे शामिल किया जाएगा। वहीं एनके सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें वित्त आयोग की जो है वैधता की बात करें तो कब से कब तक है, तो 31 मार्च 2026 तक रहने वाली है। सरकारी अधिकारी की बात करें जिसमें कि ऋत्विक रंजन पांडे जो कि 16वें वित्त आयोग का सचिव भी बनाए गए हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था। साथ ही अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वित्त आयोग का संरचना और गठन के बारे में। तो आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन जो है ना यहाँ से पक्का बनेगा किसी न किसी एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो देखिए वनडे एग्जाम में आपसे आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वित्त आयोग का जो आर्टिकल है उसमें क्या क्या है, वह आर्टिकल क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल कौन सा है वित्त आयोग का, तो 280 है, जिसमें बात करता है आर्टिकल 1 क्या बात करता है, इसके तहत बताया गया है कि वित्त आयोग जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों को मिलाकर बनेगा। यानी जो वित्त आयोग की जो संरचना होती है उसमें बेसिकली कितने लोग होते हैं, एक तो अध्यक्ष होता है प्लस इसमें 4 मेंबर होते हैं, जो कि अध्यक्ष पूरा का पूरा ये बोल सकते हैं कि गठन बनता है। ठीक है, वहीं आर्टिकल 280 का इसमें जो सब क्लोज जो 2 है, इसके अंदर क्या बोला जाता है कि संसद को जो शक्ति प्राप्त है वह जो है वित्त आयोग को निर्धारित करे। साथ ही संसद के द्वारा जो है वित्त आयोग के सदस्यों की अहर्ता निर्धारित करने के हेतु जो है वित्त आयोग अधिनियम 1951 में पारित किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बेसिकली यहाँ पर बोल सकते हैं कि अहर्ताएं आती हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आती हैं इसके अंतर्गत, जिससे जो है कि कोई भी अगर अध्यक्ष बनता है तो उसके बारे में यहाँ बताया गया कि कौन कौन जो पर्सन है वो अध्यक्ष बनता है या फिर सचिव बनता है। ठीक है, तो आपको आर्टिकल भी याद रखना है। वित्त आयोग का जो अधिनियम है वो कौन सा आया था, 1991 में आया था। ठीक है, और पहले कौन थे इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं अहर्ताओं के बारे में। तो अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि लोक को मामलों का ज्ञाता होगा, साथ ही अन्य 4 सदस्यों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाने न्यायाधीश होगा। साथ ही इसमें जो है प्रशासन और वित्त मामलों का विशेष ज्ञानकर्ता भी होगा, इसी के साथ अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञानकर्ता भी होगा। तो ये 4 मेजर पॉइंट है जिन्हें याद रखना है कि जो बेसिकली जो संगठन बनेगा जिसमें 5 लोग होंगे उनके अंदर बेसिकली इन इन चीजों में से कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। साथ ही अगर आपसे कोई पूछे कि पहले जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और अब फिर से पूछा जा सकता है क्योंकि अभी करंट में है। तो के सी नियोगी, क्या नाम है इनका, के सी नियोगी, जो कि 1951 में बने थे। वहीं सेकंड की बात करें तो इनका नाम है के संथानम है, जो कि 1956 में बने थे। वहीं 14 नंबर की बात करें जो कि 14वें नंबर के थे वित्त आयोग के अध्यक्ष, इनका नाम है वाई वी रेड्डी। क्या नाम है, वाई वी रेड्डी हैं, जो कि 2013 में बने थे। और 15वीं की बात करें जो जिनका नाम क्या है, एनके सिंह, जो कि 2017 में बने थे। तो ये आपको सन भी याद रखना है, ईयर भी याद रखना है, अध्यक्ष भी, और फर्स्ट सेकंड और 14 और 15 की बात करी है। और आपको तो अभी पता चल गया होगा कि जो पनघड़िया जी बने हैं वो कौन से नंबर के बने, 16 नंबर के। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 16 नंबर के बने, क्योंकि जो वित्त आयोग बन रहा है अभी वाला वो कौन से नंबर का है, 16 नंबर का, इसलिए। अब बात कर लेते हैं वित्त आयोग का जो कार्य होता है वो क्या होता है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो इसमें बेसिकली ये सिफारिश करना होता है, जो कि संघ और राज्यों के बीच में जो भी कर होते हैं उनको यहाँ पर बेसिकली डिवाइड किया जाता है दोनों के बीच में। तो ऐसा काम किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। आर्टिकल याद रखेंगे, कौन सा आर्टिकल आता है इसके अंतर्गत, तो 275 आर्टिकल आता है, जिसके तहत जो है संचित निधि में से राज्यों को अनुदान और सहायता दिए जाने की बात कही जाती है। तो इंपॉर्टेंट है ये वाला, आपको पॉइंट याद रखना है। साथ ही केंद्र और राज्यों के भीतर का कर का वितरण करने का भी काम जो कौन करेगा, वित्त आयोग के द्वारा ही किया जाएगा। भारत में संचित निधि के द्वारा जो है राज्यों को राजस्व की सहायता और अनुदान को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत भी बनाया जाता है। इसी के साथ राज्यों में जो पंचायत होती है, उनके साथ जो नगर पालिकाएं होती हैं, उनके लिए जो धन जुटाने का काम भी कौन करता है, आपका वित्त आयोग के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ इसमें एक चीज को और ऐड कर लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के द्वारा कोई अन्य कोई विशिष्ट निर्देशन होते हैं वो भी इसमें जोड़ लिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्या है, वित्त आयोग के कार्य हैं जो आपको याद रखने हैं।
तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो कि है अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस कहाँ मनाया था। तो याद रखिएगा कहाँ मनाया गया है, नागपुर में मनाया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। तो नागपुर में अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया है। तो आइए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1885 में बंबई में की गई थी, इसको स्थापित किया गया था। और इसके प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता की बात करें तो किनके द्वारा जो है इसे नेतृत्व किया गया था, तो कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, बद्रुद्दीन तैयब जी थे, और WC बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर शामिल थे। प्रारंभ में बेसिकली जो है इसे जो है कई बार जो है इसे कहाँ पर नेतृत्वकर्ता के द्वारा नेतृत्व किया गया, बंबई और कलकत्ता में। ठीक है, तो बंबई ही आपको याद रखना है, मुंबई तो आप कहते हैं, वैसे उस समय की बात करें तो 1885 में इसे बंबई कहते थे। ठीक है, बेसिकली अब बात करें कि इसे जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा ये ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये कई बार एज इट इज ऐसे ही पूछ लिया गया है कि वो अधिकारी का नाम बताइए जिनके द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो इनका नाम याद रखिएगा, A.O. ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। कब, दिसंबर 1885 में। बेसिकली इनके द्वारा जो है विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को एक साथ लाने की जो भूमिका है इन्हीं के द्वारा निभाई गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास था। साथ ही देश में जो है सभी क्षेत्रों तक पहुंच इसको स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस के सत्र को आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे क्या कि कांग्रेस के जितने भी सत्र आयोजित हुए हैं, कहाँ हुए हैं, किस किस की अध्यक्षता में हुए हैं, क्या क्या काम हुए हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अधिवेशन की बात करें तो अधिवेशन का जो अध्यक्ष है उसी क्षेत्र से चुना जाता था जहां की जो कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन किया जाता था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ हम बात कर लेते हैं अभी एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्र के बारे में। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं और आने वाले टाइम पे भी बनेंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जिसकी स्थापना की बात करें, हमने स्थापना की बात की। अब यहाँ बात करेंगे अधिवेशन के बारे में, कहाँ अधिवेशन हुए, किस वर्ष में हुए और क्या क्या नए नए काम हुए थे। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो यहाँ बात करेंगे वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये बहुत सारे ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो पहले अधिवेशन की बात करें तो पहला अधिवेशन आप सभी को पता है कि 1885 में बंबई में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी, तो इनका नाम है WC बैनर्जी। तो WC बैनर्जी की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन किया गया था 1885 में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ष 1896 की बात करें तो ये अधिवेशन होता है आपका कलकत्ता में, और अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा रहीमतुल्ला सियानी। ठीक है, रहीमतुल्ला सियानी जो है अध्यक्ष रहे थे वर्ष 1896 में। ये क्यों याद रखना है आपको, ये याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो लिखी गई थी पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछा जाएगा आप लोगों से क्वेश्चन कि रविंद्रनाथ जी के द्वारा लिखी गई राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था, तो आपको बताना है। 1896 में अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रहीमतुल्ला सियानी थे। नेक्स्ट यहाँ पे 1906 में, वर्ष 1906 की बात करें जब कलकत्ता में अधिवेशन होता है और अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थी। तो इनके द्वारा क्या काम किया गया था, जो कि ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए इनके द्वारा जो है 4 प्रस्तावों को अपनाया गया था इस अधिवेशन में, जिसमें स्वराज यानी कि स्वयं का सरकार, बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के ऊपर जो है यहाँ पर प्रस्ताव को अपनाया गया था। तो इसलिए जो है 1906 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पर अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि दादा भाई नौरोजी की जो फेमस बुक है उसका नाम क्या है। ठीक है, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट यहाँ पे 1907 की बात करें, जब 1907 में जब सूरत में, कहाँ पे हुआ था अधिवेशन, सूरत में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी घोष थे। कौन थे, रास बिहारी घोष, जो कि 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये याद रखिएगा कांग्रेस का जो विभाजन है, इस यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हुआ था जिसमें नरमपंथी और गर्मपंथी में जो है बेसिकली कांग्रेस जो है बट गई थी, और यहाँ का जो सत्र है उसे स्थगित होना पड़ा था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है 1907 का जो है कांग्रेस का जो ये बेसिकली अधिवेशन हुआ था। तो अध्यक्ष याद रखिएगा रास बिहारी घोष। जब इनके द्वारा अध्यक्षता की गई तब यहाँ पे क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरमपंथी और गर्मपंथी में।
नेक्स्ट है 1916 की बात करें तो लखनऊ में बेसिकली जो है यहाँ पर अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष कौन थे तो इनका नाम है ए.सी. मंजूमदार। क्या नाम है? ए सी मंजूमदार। इनके द्वारा जब अधिवेशन किया गया, ऐसा नहीं है, मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। जब इनकी अध्यक्षता इनके द्वारा जब अध्यक्षता की गई 1916 में लखनऊ में हुआ था, जब यहाँ पर क्या होता है कांग्रेस के दो गुटों के बीच, यानी जो दो गुटों के बीच में बढ़ गया था कांग्रेस, यानी नरम पंथियों के बीच में और आतंकवादियों के बीच की एकता। यहाँ पे आतंकवादी वैसे कहना सही नहीं होगा, यहाँ पे गरमपंथी ही आपको याद रखना होगा। तो नरमपंथी और गरमपंथी के बीच में बेसिकली एकता कराने का काम कौन से अधिवेशन में होता है? तो 1916 में होता है और लखनऊ में होता है। और अध्यक्ष कौन थे? तो ए.सी. मंजूमदार थे। तो इसलिए आपको याद रखना है। साथ ही इसमें क्या होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है राजनीतिक सहमति बनाने के लिए लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। तो लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किस अधिवेशन में किए गए थे? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 में किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ए.सी. मंजूमदार जी थे। नेक्स्ट बात करें वर्ष 1917 में क्या हुआ था। वर्ष 1917 में जब अधिवेशन होता है, कलकत्ता में होता है, इस समय अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी। कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी, जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, जिनके द्वारा अधिवेशन कराया जाता है 1917 में। और कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है वर्ष 1929 यानी कि 1929, यानी कब कहाँ हुआ था? लाहौर में होता है ये अधिवेशन। और अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे इसमें अध्यक्ष। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पूर्ण स्वराज को जो है यहाँ पर प्रस्ताव को पारित किया गया था। यानी यहाँ पर इस अधिवेशन में बेसिकली क्या बोला गया था कांग्रेस के द्वारा कि पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इसके लिए जो बेसिकली प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपसे पूछा जाएगा पूर्ण स्वराज की बेसिकली कब मांग की गई थी, कौन से अधिवेशन में? तो 1929 का जो ये अधिवेशन था, जो कि लाहौर में होता है, इस समय किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी की गई। कब? तो 1929 के अधिवेशन में किया गया। साथ ही 26 जनवरी को जो बेसिकली स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा कर दी गई। किस अधिवेशन से? तो 1929 का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है वर्ष, जो कि आपको याद रखना है 1937 का है। ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? फैजपुर में हुआ था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है बेसिकली गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि गांव में होने वाला पहला अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ये यहाँ पे हमने उन सभी कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में बात कर ली, जहाँ से हर बार क्वेश्चन बने हैं, आने वाले टाइम पे बनेंगे, तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वर्तमान समय में भारत में कितनी पार्टियां हैं। तो आठ जो है राष्ट्रीय पार्टी हैं। कौन कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कि मार्क्सवादी है, और यहीं पे 4th नंबर की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। साथ में यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, माफ कीजिएगा। 6ठे नंबर की बात करें तो नेशनल पीपल्स पार्टी है। 7वें नंबर की कौन है? तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी है। तो ये यहाँ पे क्या है, वर्तमान में 8 जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। कितने यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी पार्टी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि थर्ड है, हाल ही में अभी किसे जो है महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी बनाया गया है। डीजीपी की फुल फॉर्म बताइए जल्दी से आप लोगों को, कितने लोगों को पता है डीजीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो अभी महाराष्ट्र की बेसिकली जो डीजीपी बनी है उनका नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? रश्मि शुक्ला। क्या नाम है? रश्मि शुक्ला। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो रश्मि शुक्ला, जिनकी आप लोग इमेज देख रहे हैं, इन्हीं को जो है अभी महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, हाल ही में भी केंद्र सरकार ने जो है सुकन्या समृद्धि योजना में जो है ब्याज दर को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो याद रखिए ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पे 8.3 कर दिया। कितना कर दिया? 8.3% जो है यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना की जो ब्याज दर है उसे बढ़ाकर कर। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं एक बार सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो भारत सरकार के द्वारा जो है महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2015 में बालिकाओं के लिए जो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत इसमें लड़की के बेसिकली जन्म से लेकर उसके 10 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने तक लड़की के नाम पर एक खाता खोला जाता है। इसमें जो प्राकृतिक व कानूनी जो अभिभावक रहते हैं, यानी कि जो भी उनके पेरेंट्स रहते हैं, उनके द्वारा जो है ये खाता खोला जाता है, अकाउंट खोला जाता है। इसमें जो प्रति वर्ष जो न्यूनतम और अधिकतम राशि जो है कितनी जमा कर सकते हैं? 250 से लेकर 1,50,000 रुपए तक जो है हम लोग जमा कर सकते हैं। इसी में बेसिकली जो है यदि कोई ग्राहक जो है इसमें न्यूनतम राशि को जमा करता है, इसमें विफल रहता है, तो 50 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ जुर्माना भरने के बाद अगर योजना के तहत जो खाता जो है इसके साथ जो खोला गया जो खाता है उसे दोबारा से सक्रिय कर दिया जाता है। अगर मतलब कि आप लोग टाइम पे नहीं इसमें बेसिकली जो पैसा है डालते हैं, तो ऐसा तब होगा, ठीक है।
सुकन्या समृद्धि योजना में क्या होता है, इस खाते की अवधि जो है खोलने की जो तारीख है इसमें जो 21 वर्ष तक या फिर खाता धारक की शादी तक या फिर उससे पहले भी हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 2015 में बेसिकली इसको शुरुआत की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों के लिए किया गया था ताकि जो इनकी शिक्षा के लिए पैसा जो है एकत्रित कर सके उनके जो भी पेरेंट्स हैं। तो याद रखिएगा। और ये किसके अंडर काम करता है, तो याद रखिएगा महिला व बाल विकास मंत्रालय के अंडर जो है काम करता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, हाल ही में अभी उल्फा गुट और किस राज्य सरकार के बीच में जो है त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, तो याद रखिएगा किसके बीच में हुआ है, असम के बीच में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो असम की जो बेसिकली ये उल्फा गुट है जिसके बीच में जो है अभी जो कि राज्य और उल्फा गुट है, इन दोनों के बीच में जो है अभी त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इसके बारे में हम फिर कभी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको यो याद रखना, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6 है, हाल ही में फिड विश्व ब्लिटिज शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में किसने रजत पदक जीता है, तो इनका नाम क्या है, कोनरू हम्पी है। कोनरू हम्पी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इनके द्वारा जो है अभी महिला वर्ग में रजत पदक जीता गया है, जिनकी इमेज आप लोग देख रहे हैं। तो देखिए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो याद रखिएगा 26 से 28 दिसंबर के बीच में जो कि कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ था। यहाँ पर बेसिकली जो है कोनरू हम्पी के द्वारा जो है 30 दिसंबर 1923 को यहाँ पर कजाकिस्तान में संपन्न हुआ है फेड वर्ल्ड ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप। इसमें महिला वर्ग में इनके द्वारा जो है रजत पदक जीता गया है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। वहीं अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ फ्रेंच परिवर्ण शब्द, जिसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, FIDE बोलते हैं, ये एक क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसको जो है 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा ये डेट, ये आपको याद रखना है और सन याद रखना है कि बेसिकली कब इसे स्थापित किया गया था। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा कि जो कि फेड है इसको कब स्थापित किया गया था और कहां पर किया गया था, तो कब किया गया था, 20 जुलाई 1924 को किया गया था फ्रांस में, ठीक है, पेरिस में किया गया था। ये क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप को नियंत्रित करने का काम करती है। तो फेड के बारे में याद रखिएगा। अभी महिला वर्ग में भारत के द्वारा जो है अभी यहाँ पर रजत पदक जीता गया है, इनका नाम क्या, कोनरू हम्पी है। सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7 है, हाल ही में कौन पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिश का अध्ययन करेगा, तो एपोफिश का अध्ययन जो कि किया जाना है, जो कि एक तरीके का क्या है, क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। याद रखिएगा एपोफिश क्या है, एक क्षुद्र ग्रह है। इसका जो अध्ययन करने की बात की गई है किसके द्वारा, नासा के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नासा यानी कि क्या है, ये एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसके द्वारा यहाँ पर जो कि इसे आप लोग बोना ग्रह भी बोल सकते हैं, जो कि एक खगोलीय पिंड घटना है जो कि 13 अप्रैल 1929 को जो कि पृथ्वी से 32,000 किलोमीटर की नजदीक पर आप लोग इसे जो है बेसिकली बताया जा रहा है, नासा के जो भी वैज्ञानिक है, कि ये जो है यहाँ पर आप लोगों को पृथ्वी के सबसे नजदीक आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी से ही अध्ययन किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, है ना, कोई घटना ना हो। इसी के लिए जो है एपोफिस इस शूद्र ग्रह का नाम रखा गया है। इसी का अध्ययन करेगी कौन, नासा करेगी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, हाल ही में अभी किसे जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो इनका नाम क्या है, पिंकी नाम है। अभी पिंकी कौन है, तो इनके बारे में भी जान लीजिए, ठीक है। तो पिंकी जो कि आपको याद रखना है, पिंकी के बेसिकली जो है एक ऑस्कर अवार्ड विजेता है, जो कि इन्होंने जो है एक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री है जो कि स्माइल पिंकी में इनके द्वारा जो है मुख्य भूमिका निभाई गई, और इन्हीं को जो है अब शिक्षा उपलब्ध कराने की बात की गई है, जो कि केंद्रीय मंत्री है अनुप्रिया पटेल और स्मृति ईरानी के द्वारा जो है इन्हें ये तोहफा भी दिया गया है। और इनको जो है इनकी पूरी शिक्षा बोला गया है कि इनको जो है पूरी शिक्षा दी जाएगी, है ना, इनको शिक्षा देने की बात की गई है। और इन्हीं को इसीलिए जो है इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बना देगा। तो पिंकी नाम याद रखिएगा, जो कि ऑस्कर अवार्ड विजेता भी है, इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 9, हाल ही में भी केंद्रीय सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है राहुल रस गोत्रा। क्या नाम है, राहुल रस गोत्रा, इनका नाम याद रखिएगा, इनके नाम में ही रस है। तो राहुल रस गोत्रा जिन्हें जो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक चुना गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है राहुल रस गोत्रा का जी का नाम। अब बात करते हैं इसके बैकग्राउंड फॉर्मेशन की, तो राहुल रसगोत्रा जो कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में ITBP कहते हैं, इनका बेसिकली इनका महानिदेशक बनाया गया है। राहुल रसगोत्रा की जो नियुक्ति है वो कैबिनेट मंत्री के द्वारा यहाँ पर इनकी जो है मंत्री को मंजूरी दी गई है। इनकी नियुक्ति की बात करें तो 30 सितंबर 2025 तक जो है इस पद पर रहेंगे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब हुई थी, तो 1962 में इसको स्थापित किया गया था, जो कि भारत नेपाल चीन की बात करें तो यहाँ पर कितने किलोमीटर तक है, तो याद रखिएगा 2100
15 किलोमीटर की लंबाई तक ये फैला हुआ सीमा है, जो कि जहां पर भारत, नेपाल, चीन की बात हो रही है। यहाँ के लिए जो है इन्हें महानिदेशक के रूप में चुना गया है। और इस बल की बात करें तो आपको याद रखना है, आईटीबीपी का जो बेसिकली बल है, इसमें जो ये फोर्स है, इसमें का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, तो वीरता, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा, ये क्या है, इसका मोटो है, वाक्य है, ये आपको याद रखना है। कब इसे जो है इसे स्थापित किया गया था, अक्टूबर 1962 में स्थापित किया गया था। और इसके महानिदेशक कौन बने हैं, राहुल रसगोत्रा बने हैं। तो ये आपको कुछ पॉइंट है दिमाग में छाप लेने हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 10 नंबर का है। हाल ही में किस राज्य के मंत्री ने आरोग्य श्री योजना लॉन्च किया है, तो आरोग्य श्री बेसिकली जो योजना है, ये स्कीम जो है किसके तहत जो है किस राज्य में है इसे लागू किया गया है, तो याद रखिएगा कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आंध्र प्रदेश में अभी याद रखिएगा जगमोहन रेड्डी, जिनके द्वारा जो है अभी आरोग्य योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें लाभार्थियों की बात करें तो इसमें जो है 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज सुविधा की बात की गई है। इसमें जो 25 लाख रुपए तक का जो भी इलाज होगा उसमें मुफ्त इलाज की बात की गई है, ये सुविधा दी जाएगी, जिसमें 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले लोगों को जो है इसमें लाभ उठा सकते हैं। साथ ही इस योजना के तहत जो है 1.48 करोड़ परिवार के तहत यहाँ पर 4.25 करोड़ लोगों का जो है कवर करने की बात की गई है। तो ये आपको छोटा सा याद रखना है शॉर्ट नोट में, कि बेसिकली जो है आरोग्य योजना जो है लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। यहाँ के सीएम कौन है, जगमोहन रेड्डी है। आपको बताना है कि गवर्नर कौन है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, गवर्नर कौन है यहाँ के। अब बात करते हैं वीडियो के लास्ट में, बात करेंगे यहाँ पे कि जो मैंने आप लोगों से कल के दिन क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताने की बारी है। तो अभी हाल ही में जो है किस राज्य में जो है पर्यटन को पूर्ण जीवित करने के लिए एशियन डेवलप बैंक के द्वारा $100 मिलियन का कर्ज दिया गया है, तो वो कौन सा राज्य है, त्रिपुरा है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिपुरा आपको याद रखना है। आज का क्वेश्चन क्या है, तो अभी हाल ही में किसी जो है इंडियन ऑयल की अगली निदेशक के रूप में चुना गया है, तो नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियन ऑयल, तो इनका नाम आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए अब बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रेटेजी के बारे में। तो स्ट्रेटेजी के बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि क्या है कि भारत की सर्वाधिक खारे पानी वाली झील कौन सी है, सांबर झील है, कहाँ पर है, राजस्थान में है। नेक्स्ट है कि भारत की जो सबसे मीठे पानी वाली जो झील है वो कहाँ पर है, वुलर झील है, इसका नाम वुलर झील है, और कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। तो मैंने यहाँ पे ना 2 क्वेश्चन तो आप लोगों को ऐसे ही कवर करा दिए, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए ये। भारत की जो सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। साथ ही भारत की जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, इस झील का नाम क्या है, तो यह देखिएगा चोलामू झील है, और ये सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है गंगा नदी जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कौन कौन से राज्यों से होकर वो गुजरती है या फिर बहती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्यों से जो है गंगा नदी बहती हुई जाती है, और कहाँ पे जाती है लास्ट में, तो बताइए जल्दी से, बे ऑफ बंगाल में जाती है। बे ऑफ बंगाल से पहले कौन से देश में जाती है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश में। नेक्स्ट है जो गंगा नदी के जो तट पर स्थित शहर हैं इनके नाम बताइए, तो वो बड़े शहर जो कि गंगा नदी के तट पर या फिर किनारे पर हैं वो कौन से शहर है, तो हरिद्वार है, ऋषिकेश, कानपुर, इलाहाबाद, पटना और कलकत्ता। ये वो शहर हैं जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है। नेक्स्ट है सिंधु नदी किस श्रेणी से बहती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंधु नदी जो है किस श्रेणी से होकर बहती है, तो कैलाश पर्वत श्रेणी से जो है सिंधु नदी आपकी बहती है। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो श्रीनगर के वेरीनाग नामक स्थान के निकट शेषनाग झील से। अगर झील पूछे तो शेषनाग झील याद रखिएगा, अगर स्थानीय पूछे तो क्या है, वेरी नाग जो स्थान है, और कहाँ पर, श्रीनगर में है। नेक्स्ट है गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन देगा। फिलहाल तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को पता हो। तो 4 ऑप्शन आप लोगों को जो है यहाँ से दिए जाएंगे, 4 में से जो है 3 दे देंगे और एक जो है अलग में से दे देंगे, है ना, किसी और की सहायक नदियों के नाम में से दे देंगे। तो यहाँ आपको जो है सारे ही याद कर लेने। कैसे करेंगे, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोशी, महानदी और सोन नदी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो कि गंगा की क्या है, सहायक नदियां हैं। वहीं कोशी नदी की बात करें तो कोशी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, बिहार का शोक किसे बोलते हैं, कोशी को बोलते हैं। सोन नदी एकमात्र वो नदी है जो कि उत्तर दिशा में बहती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सोन नदी जो है उत्तर दिशा में बहने वाली नदियों में से सिर्फ केवल एक ही है। ठीक है, तो ये कौन सी नदियां थी, गंगा की सहायक नदियां हैं, ये भी आपको याद रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।